गुड मॉर्निंग ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं टीडीएस। लेक्चर है लास्ट और 3 लेक्चर लग चुके हैं, चौथा आखिरी लेक्चर है। 4 लेक्चर्स में मैंने खत्म किया है ये, और 4 ही लेक्चर मैंने बोला था कि 4 लेक्चर्स में होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर होगा टीसीएस का। टीसीएस आज भी शुरू हो सकता है, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं, आज होने की संभावना पूरी है, बाकी देख लेते हैं। पहले हम करेंगे छोटा सा सेक्शन, छोटा सा नहीं है सेक्शन, इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है, मॉड्यूल में इन्होंने क्या किया है, कुछ सेक्शन उड़ा दिए आपके, बट इस सेक्शन को उन्होंने आखिरी वाले चार्ट में डाल रखा है, तो आने के चांसेस हैं। तो कर लेते हैं, ठीक है। 10 डी 194 डी 194 डी ए। सर ये किस चीज का है बताएंगे? मैं कही यस। पेज नंबर कौन सा था? 10 पे आ जाइए। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बेटे ध्यान से बात को समझना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एलआईसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार पहले भी कर चुका हूं ये वर्ड को। कब किया था? डिडक्शन में, जब हमने कौन सा सेक्शन किया था? 80C, याद है आपको? बेटे बात को ना समझना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप करवाते हो, सबसे पहले आप करवाते हो उसका सम एश्योर्ड होता है। ठीक है जी, मान लीजिए आपका सम एश्योर्ड है 20 लाख। आपका जो सम एश्योर्ड है वो है 20 लाख, ठीक है जी। आप उसका प्रीमियम पे करते हो। सर पॉलिसी कब ली है? पॉलिसी टेकन एज ऑन 1/9/23 को। सर हाँ समझ गए मैं। क्या आपने वहां पे लिखवाया था 1/4/12 के बाद 31/3/12 तक अगर ली है तो सम एश्योर्ड का 10% और प्रीमियम पेड, याद है, विच एवर इज लोअर, इसकी डिडक्शन मिलती थी कौन से सेक्शन में? 80C। उसके बाद अगर पॉलिसी ली है 1/4/12 के बाद तो सम एश्योर्ड, सर यहाँ पे 10 नहीं था, सॉरी यहाँ पे था 20, मैं गलत बोल गया। हाँ यहाँ पे 10 है और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। एक अमेंडमेंट आई थी 1/4/13 को डीडी के लिए, डिपेंडेंट डिसेबल के लिए, सम एश्योर्ड का 15% और प्रीमियम पेड विच एवर इज लोअर। बेटे ये है तो पुरानी बात, बट आज इसको रिवाइज करना पड़ेगा। कारण सर, कारण बताता हूं। बेटे पॉलिसी ली 1/9/23 को, ठीक है सर। सम एश्योर्ड है 20 लाख, ओके सर। एलआईसी प्रीमियम पेड है 1,50,000, 1,60,000, 1,60,000। एलआईसी प्रीमियम पेड कितना है? 1,60,000। ध्यान से सुनना बेटे। अब इन तीनों में से कौन से केस में ये फॉल कर रही है? सेकंड वाले में फॉल कर रही है। 80C मिल जाएगी, कितने की मिलेगी? 1.5 लाख की। कितने की मिलेगी? 1.5 लाख की। बेटे हाँ मैं फिर से शुरू कर दूंगा डिडक्शन सुनने, ठीक है। 1.5 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख की मिल जाएगी। चलो ठीक है, बट ना ये तो चलो 80C के लिए एलिजिबिलिटी थी, बट यहाँ पे ना अगर 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 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब अगर 20% से कम है प्रीमियम पेड, या 10% से कम है प्रीमियम पेड, या 15% से कम है प्रीमियम पेड, तो आपको एक सेक्शन लग जाएगा। सेक्शन का नाम रहेगा
1010D। सेक्शन का नाम रहेगा 1010D। ध्यान से सुनना, ये 1010D क्या करेगा? 1010D, अब आप पैसे देते रहे सर, पीरियड कितना था? पीरियड जो भी था 10 साल, 20 साल, 15 साल, हाँ 10 साल का होएगा क्योंकि 61 हो रहा है, तो पीरियड था 10 साल का। ठीक है जी, 10 साल का पीरियड था। ध्यान से सुनिएगा, अब ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी आपको पैसे आएंगे। कितने आएंगे? 20 लाख आएंगे। 10 साल का पीरियड निकल गया तो 20 लाख रुपए आपको इकट्ठे मिलेंगे वापस, फुली एग्जम्प्ट। कोई इस पे टैक्स नहीं है, कोई टीडीएस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कौन से सेक्शन ने बचाया इसको? 1010D। कौन से सेक्शन ने बचाया? 1010D। 1010D का मैं बार बार बोलूंगा, अगर 1010D वर्ड बोलता हूं तो इसका मतलब आप अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि प्रीमियम पेड जो है वो 20% से कम है, या 10% से कम है, या 15% से कम है, जो भी केस एप्लीकेबल हो रहे हैं। बस ये चीज को समझें। जब मैं 1010D बोलूं ना तो उसका मतलब क्या है कि अगर 1010D एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है जी, अगर 1010D एप्लीकेबल नहीं होता तो क्या होगा? ध्यान से सुनना। सम एश्योर्ड 20 लाख, प्रीमियम पेड है 2,50,000, पीरियड 10 ईयर्स। अब जो इसका मतलब क्या हुआ? 1010D एप्लीकेबल नहीं हो पाया। कारण क्या है? प्रीमियम पे सर पॉलिसी टेकन कब है? 1/9/23 को ही। तो कैसे पता चला 1010D एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि प्रीमियम पेड 10% से ज्यादा है। अगर प्रीमियम पेड 10% से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि 1010D एप्लीकेबल नहीं हुआ। अगर 1010D एप्लीकेबल हो गया तो एग्जाम्प्ट। दूसरा किस केस में एग्जाम्प्ट नो टीडीएस कब है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आ जाओ पेज नंबर 10 पे। टैक्सेबिलिटी ऑफ सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब वो क्या कहते हैं, आप सरेंडर कर रहे हो तभी सम रिसीव्ड, जो भी पैसे इकट्ठे एलआईसी के मिल रहे हैं या मैच्योरिटी पे मिल रहे हैं, तो आपको जो भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, ये तो है सेक्शन आपके उसमें है, नोट्स हैं आज, तो उसमें ये कवर हो जाएगा। रेट ऑफ उसके बाद क्या लिखा है? अंडर सेक्शन 1010D एनी सम received under a life insurance policy including by the way of bonus on such policy is fully exempt on fulfillment of conditions। बेटे ये 1010D है क्या? आई रिपीट, अगर कोई पर्सन क्या पे करता है, 1/4/12 से पहले पॉलिसी ली है 20% और सम एश्योर्ड और एलआईसी प्रीमियम पेड जो है वो 20% से कम है, तो उस केस में 1010D लग जाएगा। अगर पॉलिसी लिया 1/4/12 के बाद और वो 10% से कम है तो 1010D लग जाएगा। अगर पॉलिसी ली है कब? 1/4/13 के बाद 15% से कम है तो 1010D लग जाएगा। आगे क्या लिखा है? कंसिक्वेंटली, हाँ जी बच्चा, अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच 1010D इज टैक्सेबल। अगर वो इस केस में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी इसमें रेट क्या है? बोलो बच्चों, रेट क्या है? 2%। पहले 5 होता था, अमेंडमेंट होके 2%। उसके बाद लिमिट क्या है? नो लिमिट, नो टीडीएस अगर क्या? अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सच इनकम को बॉक्स में बंद करो. सच इनकम, अमाउंट ऑफ सच इनकम को बॉक्स में बंद करो. अमाउंट ऑफ सच इनकम credited or paid during the financial year to the account payee not exceed, highlight फिर 1 lakh maturity value, exceed 1 lakh maturity value. अगली लाइन को भी हाईलाइट करो. TDS required to deduct, हाँ जी, TDS required to deduct क्या आएगा? only on income portion. इनकम पोर्शन का मतलब क्या है यहां पे? ठीक है, और इसका टाइम नहीं लिखा हुआ, टाइम लिख लो. टाइम ऑफ पेमेंट है इसका, और टाइम पेमेंट ही है. टाइम क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट. इसका टाइम है एट द टाइम ऑफ पेमेंट. सर करें नहीं, सामने वाले पेज पे लिखो. No TDS in following cases. No TDS in following cases. पहला पॉइंट नंबर 1 लिखो इसमें. If section 1010D is applicable. If section 1010D is applicable. ब्रैकेट में लिखो, इट मीन्स if policy taken up to, it means if policy taken up to 31/3/12 and premium paid is equal to or less than 20% of sum assured, and premium paid is equal to or less than 20% of sum assured, then at the time of maturity, life insurance policy amount fully exempt. Life insurance policy amount fully exempt under section 1010D. नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ पॉलिसी टेकन ऑन और आफ्टर fully exempt के लिए अंडर सेक्शन 1010D. If policy taken on or after 1/4/12 and premium paid is less than equal to, and premium paid is less than equal to 10% of sum assured, less than equal to sum assured, then at the time of withdrawal, as per section 1010D fully exempt.
नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन केस वेयर सेक्शन 1010D, इन केस वेयर सेक्शन 1010D not applicable, it means premium paid is more than above limits. Then at the time of withdrawn it will be taxable. At the time of withdrawn it will be taxable and TDS will be deducted if following conditions are satisfied. If following conditions are satisfied. बेटे अगर 1010D नहीं लगेगा तो TDS लगेगा, समझ आई बात? अगर 1010D लग गया तो फिर तो TDS का बात ही खत्म है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो एग्जाम्प्ट ही है। अगर 1010D नहीं लगेगा फिर कंडीशन चेक करनी है। फिर क्या करनी है? सबसे पहला इसके अंदर ए पॉइंट लिखो, if maturity value more than rupees 1 lakh, if maturity value more than rupees 1 lakh, अगले पॉइंट में लिखो TDS 2% TDS will be deducted on 2% TDS will be deducted on income portion, deducted on income portion, नो बड़ा करके कैपिटल लेटर्स में, नॉट ऑन मैच्योरिटी वैल्यू, साथ में इनकम पोर्शन, नॉट ऑन मैच्योरिटी वैल्यू। ये बच्चे लगा देते हैं मैच्योरिटी वैल्यू पे, गलत है वो, इनकम पोर्शन पे लगेगा, नॉट ऑन मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है जी। विल बी डिडक्टेड नहीं, विल बी इम्पोज्ड ऑन आएगा, विल बी इम्पोज्ड ऑन, डिडक्टेड वर्ड गलत हो जाएगा। इम्पोज्ड ऑन, डिडक्ट तो मैच्योरिटी वैल्यू से होगा बट इम्पोज किस पे होगा? इनकम पोर्शन पे, ये गलत बोल गया मैं। विल बी इम्पोज्ड ऑन इनकम पोर्शन डिडक्टेड फ्रॉम मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो इम्पोज्ड ऑन इनकम पोर्शन लिखो, इनकम पोर्शन इक्वल टू, हाँ अगले पॉइंट की बना लो, इनकम पोर्शन इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड। मैच्योरिटी वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड। इनकम तो वही होगी कि जितने पैसे हमें वापस आने हैं माइनस हमने जितने दिए उतना हमें बेनिफिट है, उसके ऊपर टीडीएस लग जाएगा। माइनस किस में से होगा? डिडक्ट किस पे में से होगा? मैच्योरिटी वैल्यू में से। ठीक है जी। तो लास्ट लाइन, टीडीएस विल बी, मैच्योरिटी वैल्यू विल बी पेड, लास्ट पॉइंट, मैच्योरिटी वैल्यू विल बी पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। बेटे देखो मैंने ये सारे 4-5 पार्ट्स में सारा सेक्शन खत्म कर दिया। कौन सा सेक्शन है? 194DA। ये किस पे लगता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे पे। जब भी सारा मैच्योरिटी पैसा इकट्ठा मिलता है उसके ऊपर टीडीएस माइनस होके आएगा। टीडीएस लगेगा कब? अगर कौन सा सेक्शन नहीं लग रहा है? 1010। अगर तो ये लग रहा है तो बात खत्म है। अगर ये नहीं लग रहा है तो आप देखोगे, फिर आप पहले तो चेक करोगे कि क्या मैच्योरिटी वैल्यू
पहले तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या 10-10 लग रहा है, नहीं लग रहा। अब क्या चेक करेंगे, क्या मेजॉरिटी वैल्यू, अगर वो सब ये दोनों कंडीशन ओके हैं तो तीसरे पे जाएंगे, फिर टीडीएस लगाएंगे। टीडीएस लगाएंगे किस पे, इनकम पोर्शन पे, ना कि मैच्योरिटी वैल्यू पे। कोई कंफ्यूजन? और फाइनल पेमेंट कितनी करोगे, मैच्योरिटी वैल्यू में से जो भी टीडीएस का रेट बना है वो माइनस करके। गॉट इट और नॉट? बहुत ही आसान सेक्शन है। होप फॉर द बेस्ट समझ आ गया होगा। हाँ सर हम ना अपने आप ये तीनों क्वेश्चन करके दिखाते हैं। बिल्कुल जी, आंसर कीज नहीं देखेंगे प्लीज बच्चे। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, मिस्टर एक्स रेजिडेंट, मिस्टर वाई रेजिडेंट, मिस्टर जेड रेजिडेंट। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, अपने आप खुद से करो, फिर मैं बोर्ड पे करवाता हूँ। जो एक्स वाला क्वेश्चन है बेटे उसमें थोड़ी सी गलती है। उसमें गलती क्या है कि आपको जहां पे डेट लिखी है ना 1420, वहां पे लिखनी है 1423, वो गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि वो इनकम पोर्शन गलत आ रहा है। ठीक है, तो उसमें 1423 आएगी डेट। मैं रिपीट कर देता हूँ, डेट है 1423। क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है, ड्यू टू रिसीव 4.5 लाख रुपए उसको 31/3/26 को मिले अपने साल में। सम एश्योर्ड उसको मिला है और मेजॉरिटी वैल्यू उसको मिली है 4.5 लाख। उसके बाद टुवर्ड मेच्योरिटी एलआईसी पॉलिसी टेकन है 1423 को। अच्छा, अभी लिए हम, बिल्कुल। और सम एश्योर्ड उसका है 4 लाख का। ओके, सम एश्योर्ड उसका है 4 लाख का। सम एश्योर्ड का 10% तो बनता है कितना, 40,000। बट वो पे कितना कर रहा है, 1,25,000। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, पहला पॉइंट, कि सेक्शन 10D नहीं लग रहा, फुली एग्जाम तो नहीं है, टीडीएस तो लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या देखनी होती है, मेच्योरिटी वैल्यू। क्या मेच्योरिटी वैल्यू आपकी 1 लाख से ज्यादा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरा होता है फिर इनकम पोर्शन। इनकम पोर्शन कैसे निकालोगे भैया, देखो पैसे कितने मिले आपको, 4.5 लाख। आपने पे कितना किया, आपने पे किया 1,25,000 इंटू 3, तो ये अमाउंट आ गई, हाँ 75,000। तो प्रीमियम टीडीएस जो है मैच्योरिटी वैल्यू पे नहीं लगेगा। हम कसम खाते हैं प्रीमियम टीडीएस जो है मैच्योरिटी वैल्यू पे नहीं लगा, इनकम पोर्शन पे लगेगा। यहाँ पे बेटे ऐसे ही फंसा सकती है आपको, भूल जाओगे आप लोग, तो बी केयरफुल फॉर दैट। 1500। तो आपको अब चौथे पॉइंट में कितने पैसे मिलेंगे, 4.5 लाख में से 1500 डिडक्ट करके 4,48,500 ये आपको पेमेंट, तो आपको पेमेंट हो जाएगी। जितना भी क्या कहते हैं 4,48,500 LIC आपको 1500 रुपए जो आपका टीडीएस काटा है वो आपका आपके अकाउंट के अंदर जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। आपका पैन कार्ड लगना जरूरी है और आपके वो पैन कार्ड में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दैट्स इट। अगला पॉइंट था वाई एक रेजिडेंट है, उसको मिले हैं 3,95,000। 12 को पॉलिसी ली, 3.5 लाख सम एश्योर्ड है, 26,100 का उसका प्रीमियम है, तो 3.5 लाख का, हाँ जी 70,000 तक आप पे कर सकते हो। तो 10D लग रहा है, फुली एग्जाम। तीसरा जेड एक रेजिडेंट है, 95,000 है, उसने पॉलिसी तो ली हुई है बट एक्चुअल में मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख से कम है। हालांकि उसमें भी वो अमाउंट ऑब्वियसली एयर जो है वो गलत है, ठीक है, यहाँ पे वो चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं। तो उसमें भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल जो मैच्योरिटी वैल्यू कम है तो नो टीडीएस, गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो नो टीडीएस क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू 1 लाख से कम है। तो हालांकि नीचे मैंने आंसर दे रखे हैं, ईयर और डेट का थोड़ा इश्यू था पहले वाले में, बाकी आपका हो सकता है समझ आ गया होगा आपको। तो सेक्शन 194 खत्म होता है। इसी के साथ लास्ट सेक्शन करते हैं 194 सर 194 क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटे। 194 आखिरी सेक्शन,
टाटा बाय बाय टीडीएस। वन 194 क्यू पेज नंबर है 19। ओके, इसमें ना थोड़ी सी आपको 2-3 पॉइंट्स ही याद रखने हैं, क्योंकि एक सेक्शन ना उड़ा दिया है इन्होंने, तो वो सेक्शन क्या कैसे उड़ाया कि क्या हुआ, उसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है, वो हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन परचेज ऑफ गुड्स। क्या बात है सर? मतलब बेटे अगर एक बायर है एक सेलर है, बेटे अगर कोई बायर है, अगर कोई बायर है, वो सेलर उसको गुड्स बेच रहा है, गुड्स की जब वो पेमेंट करेगा, गुड्स की जो पेमेंट करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करके करेगा। सर बढ़िया ट्रांजैक्शन है, इन्होंने ग्रिप कर लिया। मैं कहा यस, इन्होंने बड़ी तकड़ी गेम करी है कि बायर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, सेलर को रिफ्लेक्ट करवानी पड़ेगी वो सेल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। 194 क्यू रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग अ बायर। ठीक है जी, बायर का यहाँ पे मतलब लिखा होगा डेफिनेटली, हाँ, जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। बायर का मतलब यहाँ पे है मतलब बड़े वाले प्लेयर्स, छोटे प्लेयर नहीं उठाए, जिसकी टीओ किससे ज्यादा है, एक्सीड्स 10 CR। बायर का मतलब ये है अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तभी आप टीडीएस वाले इस पॉइंट में डिडक्शन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो ट्रांजैक्शन है वो भी 50 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। वो ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। 50 लाख से ऊपर का मतलब अगर साल की 50 लाख से ज्यादा की है तो आपका टीडीएस वाला पॉइंट आएगा। मतलब बड़े ही प्लेयर्स को उठाया है इन्होंने। क्या बोला, बीइंग अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेजिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, द वैल्यू और एक सेकंड, एक बार फिर से लाइन को पढ़िए। द वैल्यू और सच वैल्यू एक्सीडिंग, एक बार फिर से, द वैल्यू द एक्सीडिंग द 50 लाख, 50 लाख से ऊपर है। मतलब अगर आप किसी स्पेसिफिक सेलर से डील कर रहे हो, उस सेलर, आपकी टर्नओवर कितनी है, 10 करोड़ से ज्यादा है, आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, एक स्पेसिफिक सेलर से परचेज कर ही जा रहे हो गुड्स, और वो गुड्स 50 लाख से ऊपर हैं, तो 50 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे टीडीएस लगेगा। उन्होंने मतलब एक बात बताऊं, इन शॉर्ट बोले तो रेट देखना टीडीएस का क्या है, 0.1%। मतलब इन्होंने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया है, एक तरह से क्या किया है, ट्रांजैक्शन को ट्रेस किया है। ठीक है, अगर आप बायर हो, ठीक है, दैट्स इट, सेक्शन हो गया खत्म। आपको इतना ही पढ़ना है। इसका ना एक और सेक्शन होता था 20C6CH करके पढ़ना, वो अब हटा दिया इन्होंने, टीसीएस से हटा दिया, सिलेबस से फाइनल में चला गया, इंटर में उड़ा दिया इन्होंने। तो मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से। अगर आप कौन हो, बायर। बायर आप कब माने जाओगे, अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, पिछले साल की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही आप बायर माने जाओगे। और आप सेलर से कितने की परचेज कर रहे हो, हाँ, 50 लाख से ज्यादा की गुड्स परचेज कर रहे हैं, टीडीएस किस पे लगेगा, 0.1% लगेगा। 50 लाख मतलब मान लीजिए 60 लाख है, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस 50 लाख। ये करके जो डिफरेंस होगा उस पे लगेगा। मैं रिपीट करता हूं, होल अमाउंट पे नहीं लगेगा, डिफरेंस पे लगेगा। समझ आई बात?
तो डिफरेंस पे 0.1% का टीडीएस आपको काट के पेमेंट करनी है। सेलर बोलेगा भैया मेरे पैसे क्यों काट रहे हो, तो उसको बोलो भैया हम तो गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा रहे हैं, आपके कौन से अकाउंट में, आपके क्रेडिट बोल जाएगा, पैन इनकम टैक्स रिटर्न में आपके वहां पे टीडीएस जमा हुआ बोल जाएगा। तो भारत सरकार ये चाहती है कि भैया अगर कोई बायर एक ही सेलर से परचेज कर रहा है और वो 50 लाख से टर्नओवर उसकी से परचेज ज्यादा हो गई है, तो 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट पे 0.1% का टीडीएस लग जाएगा। सर ये जो नीचे लिखा है नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ना नहीं है, नहीं ये अभी इग्नोर करना है, थोड़ी देर आपको समझ नहीं आएगा। रीजन उसका क्या है कि ये आपके टीसीएस के सेक्शंस हैं, तो आपको समझ नहीं आएंगे। तो इसी के साथ आपका टीडीएस खत्म होता है। एक बार टीसीएस में इस सेक्शन को दोबारा से करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। टीडीएस में और अब हमने अगला चैप्टर करना है टीसीएस। स्टॉप कर दो वीडियो।